नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लगातार लाइक करते हैं, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। शेयर की संख्या और बढ़ा दीजिए और बेल आइकन चैनल का ज़रूर दबा लीजिए ताकि किसी भी आने वाले अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। हमारे साथ एक बार हैं व्यालोक पाठक जी पुनः, तो फिर उन्हीं स्वागत सामग्रियों के साथ यानी फूल, अक्षत, चंदन, माला ये सभी के साथ व्यालोक जी का बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार व्यालोक जी, ये स्वागत। ये आप कब तक करते रहेंगे और मुझे मतलब कुंठित और संकोच में डालते रहेंगे? खैर, प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और हमारे संपादक जी का बहुत अभिवादन। मैं भी इनका चंदन वंदन अभिनंदन सब करता हूँ। जी, बिल्कुल। दर्शकों सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दें, अगर मेरी आवाज़ में आपको कुछ दिक्कत महसूस हो तो जी हाँ, दिक्कत है। लगातार दिक्कत बनी हुई है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सहयोग आप हमें दें। आज व्यालोक जी हम लोग करेंगे एक पुस्तक चर्चा। पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय है, आत्मकथा है इसलिए और रोचक हो जाती है और आत्मकथाएँ जब पुस्तक के रूप में आती हैं तो हमेशा से रोचक रहती हैं क्योंकि आत्मकथाएँ मन की बात होती है। अब आपको कुछ एहसास हो रहा है? आत्मकथा और मन की बात। जी हाँ, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, उनकी आत्मकथा आई है और ये एक जो उसका मैं मुख पृष्ठ दिखा रहा हूँ आपको। दरअसल आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है फॉरवर्डेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर। यानी अमेरिका में इस किताब को जब इंट्रोड्यूस किया तो वहां फॉरवर्डिंग लिखी है डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने। लेकिन यही पुस्तक जब भारत में आ रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी फॉरवर्डिंग लिखी है और आप इस फोटो में जिसमें प्रधानमंत्री जी और इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी साहिबा ये नजर आ रही हैं, तो आपको जो छोटा सा मुख पृष्ठ फिर दिखाई दे रहा है उसमें जहां जूनियर ट्रम्प का नाम था वहां फॉरवर्डेड बाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने कोई पहली किताब की फॉरवर्डिंग लिखी है। इससे पहले उन्होंने कई किताबों की फॉरवर्डिंग लिखी है और ये 4 किताबें मैं दिखा रहा हूं इंक्लूडिंग ऑटोबायोग्राफी जो मेलोनी साहिबा की आई है। प्रधानमंत्री का ये रूप बहुत कम डिस्कस किया गया है। प्रधानमंत्री ने पुस्तकें भी लिखी हैं, प्रधानमंत्री कविताएं भी लिखते हैं, कविताएं सुनाते भी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के इस पक्ष पर बड़ा कम बात होती है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर आएंगे कि प्रधानमंत्री ने मेलोनी की इस आत्मकथा की फॉरवर्डिंग लिखते हुए अपना जो उनका स्लोगन है जिससे वो 2014 से लगातार भारत के करोड़ों करोड़ों हम भारतीयों के साथ जुड़े हैं और जो सशक्त माध्यम मन की बात रेडियो के जरिए उन्होंने किया है, उन्होंने ये क्यों लिखा कि मेलोनी की ये आत्मकथा उनके मन की बात है। जी हाँ, हर उनके मन का मतलब ये नहीं, ही नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, हर यानी मेलोनी के मन की बात है। एक तरफ प्रधानमंत्री खुद मन की बात को ओन करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। इस आत्मकथा को उन्होंने मेलोनी की आत्मकथा या मन की बात क्यों कहा? शुरुआत करेंगे व्यालोक जी से। व्यालोक जी, बहुत सारे लोगों को और देखिए राजनीति का अब वो दौर आ चुका है जहां पर घृणा, नफरत और हर तरह का विष नरेंद्र मोदी के हिस्से आता रहा है। 2014 के बाद तो उत्तरोत्तर भारत की राजनीति में विपक्ष नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे जानी दुश्मन खड़े हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद पर पढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हमेशा हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जाना कि नहीं साहब वो कवि हैं, कवि हृदय हैं और उनका एक वो रचनात्मक पक्ष भी हमेशा सामने रहा। आज जरा इसी बहाने करेंगे नरेंद्र मोदी का ये पक्ष, इसके बारे में कैसे शुरुआत करेंगे आप? और उसके बाद फिर हम आते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी यथार्थ को राजनीति से जोड़ते हैं और मन की बात मेलोनी तक कैसे पहुंची? जी, व्यालोक जी। देखिए, भारत का विपक्ष ज़ॉम्बी है, ठीक है? वो यह बात भूल चुका है कि देश की राजनीति के 2 पक्ष होते हैं, विधायक भी होता है और एक नकारात्मक पक्ष होता है, लेकिन वो अपनी नकारात्मकता में इतने डूब चुके हैं, इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। मोदी विरोध इस हद तक बढ़ चुका है कि सेना के पराक्रम पर भी वो सवाल उठाते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से नजदीकी बिठा रहे हैं,
पाकिस्तान को अपनी गोद में ले आ रहे हैं, तो भी इनका कहना है कि आपकी विदेश नीति फेल हो गई। अगर अमेरिका विस्तारवादी देश है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, अमेरिका एक महाशक्ति है, वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। 150 से ज्यादा देशों में उसके सैनिक अड्डे मौजूद हैं और वह पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाता है। खासतौर से जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा सनकी व्यक्ति एक महाशक्ति की गद्दी पर बैठता है तो क्या क्या हो सकता है वो हमने पिछले 4-5 महीने से देख लिया। विदेश नीति फेल हो गई है। पहले जरा मैं विदेश नीति के कुछ कतरे उन तमाम बुद्धिजीवियों, तमाम तथाकथित देशभक्तों के मुंह पर मार देना चाहता हूं जो मोदी की विदेश नीति को फेल बता रहे हैं। मोदी की विदेश नीति फेल है साहब, बिल्कुल फेल है। इसीलिए संयुक्त अरब अमीरात जो एक मोहम्मडन कंट्री है, भारत के धर्म परिवर्तित हिंदुओं के लिए तो खुदा मियां है संयुक्त अमीराती लोग, उस देश ने उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया है, जो उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरी तरफ रूस, जो अभी भी बहुत हद तक कैथोलिक चर्च से संचालित होता है, उसने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल प्रदान किया है। यह भी रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मोदी की विदेश नीति फेल है। सऊदी अरब फिर से एक मोहम्मडन कंट्री, किंग अब्दुल अजीज शाह सम्मान दिया है, जो कि फिर से उसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तालिबान अभी जिस देश पर शासन कर रहा है, जो देश पिछले 60 वर्षों से सभ्यताओं की कब्रगाह बना हुआ है, उस अफगानिस्तान ने, और अभी मैं बड़गाम एयरपोर्ट वाले मसले पर नहीं जाऊंगा, जो अब अमेरिका ने मांगा, फिर अफगानिस्तान ने मना किया, फिर कल पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए, कुछ चीजें जो चल रही है वो एक अलग वीडियो का विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अफगानिस्तान ने अमीर अब्दुल्ला खान अवार्ड दिया है, अगेन सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फ्रांस ने लीजन ऑफ ऑनर दिया, अगेन सर्वोच्च नागरिक सम्मान। मालदीव ने रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया, जो फिर से वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बहरीन फिर से एक मुस्लिम देश, उसने किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस दिया है, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पापुआ न्यू गिनी, छोटा सा देश, द्वीपीय देश, उसके प्रधानमंत्री, उसके राष्ट्राध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या किया था, उसका वीडियो मौजूद है, सब लोग देख सकते हैं। चरण स्पर्श किए थे और उस देश ने, उस द्वीपीय देश ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो से नवाजा, जो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया। कुवैत, अगेन अ मुस्लिम कंट्री, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया, जो फिर से वो एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर, जिंदाबाद फिलिस्तीन, फिलिस्तीन जिंदाबाद, हम फलस्तीनियों के साथ, ये कह के जो यहाँ के धर्मांतरित हिंदू अपने मुल्ले मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर सड़कों पर उतरते हैं, उस फिलिस्तीन में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन से नवाजा है। सर, मैं क्या करूं, मैं कहां चला जाऊं? इस देश के लिबिर लिबिर जमात, देशद्रोही वामियों, कौमियों और कांग्रेसियों, कांग्रेसी तो कहना अब ठीक नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह मुस्लिम लीगी हो चुके हैं। लीगियों को यह समझना चाहिए कि विदेश नीति तुम्हारे मालिक जो हैं राहुल विंटी और उनकी अम्मा की बपौती नहीं है। मोदी को 18 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ये केवल यह दिखाने के लिए है कि विदेश नीति किस दिशा में जा। अभी की स्थिति जरा 1 मिनट में मैं श्रोताओं, दर्शकों को भू राजनीतिक परिस्थिति का आकलन करवाना चाहता हूँ। किताब पर मैं आ जाऊंगा, हारमोनियम लेकर बहुत इधर उधर नहीं निकलूंगा। अमेरिका पर एक सनकी व्यक्ति शासन कर रहा है। कल उसने चीन पर फिर से 100% टैरिफ लगा दिया है। पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं सिंक हो रही हैं, शेयर बाजार डूब रहे हैं, लगा दिया। क्या इस पर चीन में, खैर वहां तो कोई विपक्षी दल है ही नहीं क्योंकि वहां भी एक आसमानी किताब से शासन होता है जिसका नाम है दास कैपिटल,
और मार्क्सिज्म, ये जितने वाद हैं ये सब तो एक रंगा करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या चीन में अब इस मामले को लेके वहां के लोग सड़कों पर उतर जाएं कि 100% टैरिफ क्यों कर दिया? अरे भाई उसका देश है, वो जानता है, वो जबरन कह रहा है कि हमने आप में और पाकिस्तान में युद्ध रोकवा दिया। इस देश का विपक्ष ऐसा नामुराद है, ऐसे नामुराद गिरोहियों का एक झुंड है जो इस मुद्दे पर भी अमेरिका के साथ जाके खड़ा हो जाता है। मोदी विरोध में ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ, कतर के साथ, बहरीन के साथ, किसी के साथ जब समुद्री नाविक पकड़े जाएंगे, है हो गया ना, बड़ा मोदी मोदी बोलते थे, क्या हुआ जब उनको सुरक्षित वापस बुला लिया गया? अरे ये तो होता ही था। पाकिस्तान में घुस के दो दो बार मारा गया, वहां की पूरी शासन प्रणाली में हड़कंप है। तो पहली बार तो ये सबूत मांगने लगे कि सबूत दो। दूसरी बार जब कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गई तो अब इन लोगों के पास राफेल का टेल नंबर आ गया है जो पाकिस्तानी दे रहे हैं। पता नहीं किस कबाड़ में कौन सा टेल नंबर पेंट कर दिए हैं। इनको न देश की सेना पर भरोसा है, न देश के चुनाव आयोग पर भरोसा है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबकी ये जड़ें खोद रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा कहाँ गया सर? बिहार में बड़ा इन लोगों ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। 1 अक्टूबर को लिस्ट छप गई, आज 10 दिन बीत गए, 11 अक्टूबर है, कहाँ गया वो मुद्दा? तो इस देश का विपक्ष आप देखिएगा, आज से हम लोगों ने जो चर्चा की है एक गंभीर बात पर, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए प्रस्तावना लिख रहा है। इससे अच्छी बात क्या होगी, इससे बेहतर बात क्या होगी? इटली और भारत के संबंधों में एक नई गर्माहट आ रही है। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी शानदार बात है। लेकिन आप देखिएगा अब मीम फेस्ट चालू हो जाएगा, मेलोडी बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। एक तबका ये रहेगा और दूसरा तबका ये रहेगा कि लीजिए इनको देश नहीं चलाना है, ये प्रस्तावना लिख रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री क्या नगर निगम कर्मचारी की तरफ फावड़ा और बेंत लेकर देश का निर्माण करेंगे क्या? उनकी नीतियां निर्माण करती हैं भाई, उनके वाक्य निर्माण करते हैं। लेकिन इस देश का विपक्ष, भगवान तो उनको सद्बुद्धि नहीं देगा, अल्लाह या गॉड कोई दे दे तो दे दे। जी, लेकिन एक चीज और भी है ना, आपने कहा इस देश का विपक्ष, अब बताइए इस देश की सुप्रीम कोर्ट जिसका कि काम संविधान की व्याख्या करना है, जब वो बेल की एप्लीकेशनें सुनेगा तो नजीरें भी तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी प्रस्तुत कर दी जाती हैं कि उसके बाद लोगों को यही लगेगा कि साहब अब ये प्रधानमंत्री हैं, अब ये फॉरवर्डिंग लिखेंगे। लेकिन जैसा कि शुरुआत में ही मैंने चीजें आपको दिखाई भी, दर्शकों को भी दिखाई, एक बार फिर दिखा दे रहा हूँ। ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी पुस्तक की फॉरवर्डिंग लिख रहे हैं, कई पुस्तकों की फॉरवर्डिंग उन्होंने इससे पहले भी लिखी है। अच्छा, प्रधानमंत्री जब इसकी फॉरवर्डिंग लिख रहे हैं तो मैं दर्शकों को बता दूं, ये है जॉर्जिया मेलोनी। 15 जनवरी 1977 इटली में इनका जन्म होता है। 15 साल की उम्र में ये पॉलिटिक्स में आती हैं। जी हाँ, 15 साल की उम्र में, किसी बड़े बाप की बेटी नहीं, और प्रधानमंत्री ने खुद लिखा है। और अब दर्शकों आपको एहसास होगा कि क्यों प्रधानमंत्री ने ये लिखा। ये उनके मन की बात है, उनके मतलब जॉर्जिया मेलोनी के मन की बात है। प्रधानमंत्री लिखते हैं कि बिल्कुल एक तंग, रिमोट, सुदूर एक गली से निकलने वाली लड़की जो 15 साल की उम्र में राजनीति ज्वाइन करती हैं, 2008 में सबसे कम उम्र की इटली की मंत्री बनती हैं, 2012 में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, आप सोचिए सिस्टर्स ऑफ इटली पार्टी भी बना सकती थी, लेकिन नहीं। पुरुषार्थ देखिए, और पुरुषार्थ इसीलिए कोई शब्द कई बार जो है वो लिंग बोध से बाहर होता है। खैर, हमारे वामपंथी मित्र क्या सोचेंगे, मैं खुद ही हारमोनियम बजा के ब्यालू जी दाएं बाएं हो जाऊंगा, इसलिए वापस आ जाता हूं। 2014 में उसी पार्टी की अध्यक्ष बनती हैं और 2022 में पहली प्रधानमंत्री बन जाती हैं इटली की। सेल्फ मेड, सिंगल मदर, चाहे तो प्रोग्रेसिव, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, उसमें तमाम चीजें देख सकते हैं। और संभवतः यही वजह है कि जिस तरीके से जॉर्जिया निकल के उस पृष्ठभूमि से आती हैं जहां प्रधानमंत्री हमारे खुद उसी पृष्ठभूमि से, उस जैसे ही पृष्ठभूमि से निकल के आते हैं। और यहाँ हमने 65 साल राज करने वाले एक ऐसा कुलीन राजवंश देखा है जिसमें केवल घर में जन्म जाना, सोहर गवा देने का मतलब है प्रधानमंत्री पैदा हो गया।
ऐसे खानदान हैं जिन घर में अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि बधाई हो आपको बालक पैदा हुआ है, आप ये कह सकते हैं बधाई हो आपके घर में भावी प्रधानमंत्री पैदा हुआ है। तो हमारी ये मानसिकता उसके बाद हम दम भरते हैं पहलोक भाई कि हम वड्डा वड्डा लोकतांत्रिक देश हैंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री अब जो एक उनकी मोदीनॉमिक्स है, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो या उनका मोदीनामा है, भारत को आज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल कोई और रिप्रेजेंट करेगा निश्चित तौर पर और उन्हें हम चुनेंगे। लेकिन आज के भारत को प्रधानमंत्री अब जिस तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं और ग्लोबल लीडर्स में जो अपने तरह से वो पाते हैं कि वो लोग उभर रहे हैं, उनको सामने लाना, जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी केमिस्ट्री, वर्किंग केमिस्ट्री गजब की रही है और एक पिता और पुत्री पुत्री जैसा रिलेशन कई बार दिखाई देता है, हालांकि मजाक वाली चीजें तो चलती ही रहती हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब भारत भारत को केंद्र में रख के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना जियो ऑर्डर बना रहा है और वो एक नया जियो ऑर्डर जिसमें काम भी शामिल है, जिसमें भाव भी शामिल है, जिसमें भावनाएं भी शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी शामिल है। गहलोत जी। देखिए, थोड़ा सा इसी विषय को मैं एक दूसरा एंगल दे देता हूँ। किताब छपी, उसकी प्रस्तावना लिखी प्रधानमंत्री ने, एक राष्ट्राध्यक्ष ने दूसरे के लिए, कोई खास बात नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मोदी की विदेश नीति फेल है, इसलिए 23 देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया, बहुत बढ़िया। मोदी की विदेश नीति फेल है, इसलिए इस युद्धरत समय में भारतवर्ष में बैठ के जो माल चाप रहे हो, वानियों, खूनियों, लीगियों, शर्म नहीं आती है तुमको? एकदम नहीं। इतना सब नहीं, तुमको शर्म नहीं ना। इतनी बेशर्म प्रजाति है, भारत का खाकर भारत के खिलाफ बोलेगी। खैर छोड़िए, इनका नाम सुनते ही, इनकी करनियां याद करते ही, और देखिए हमारे देश में हमेशा ही वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, झूठे नायक हमने बनाए। आज हम लोग नेताओं को बहुत गरियाते हैं, लेकिन आप जरा 47 के समय का पन्ना खोलिए, मोहनदास करमचंद गांधी, आज जब परतें उघड़ चुकी हैं, कितने महान थे देख लीजिए। मोतीलाल, जवाहरलाल, उस समय 5 लाख लेते थे, 5,000, सॉरी 5,000 रोजाना की फीस थी। आज का कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, मोतीलाल और जवाहरलाल में और अभिषेक मनु सिंघवी, और इसमें क्या अंतर है? मोहनदास करमचंद गांधी स्वामी श्रद्धानंद की हत्या एक मोहम्मदन अब्दुल रशीद दिन दहाड़े करता है। करमचंद गांधी क्या कहते हैं? कहते हैं कि अब्दुल रशीद मेरा भाई है, उसी तरह जैसे स्वामी श्रद्धानंद, कातिल भी भाई और जो कत्ल हुआ वो भी भाई। और स्वामी श्रद्धानंद को उस मूर्ख दुरात्मा ने, जी हाँ, गांधी वॉज अ मूर्ख दुरात्मा, उसने क्या कहा? क्रोधी अहंकारी। क्यों? क्योंकि वो शुद्धि आंदोलन चला रहे थे। ये जो पूरा आगरा और बाकी इलाके आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो कम मात्रा में जिहादी ताकतें मिलती हैं, ये उस समय के आर्य समाज का ही काम था और स्वामी श्रद्धानंद उसमें सबसे बड़े थे। हमने उनको नायक नहीं बनाया, हमने बनाया गांधी को, हमने बनाया लहरू को, जिसके खानदान का भी पता नहीं है, जिसके बारे में ये अफवाह उड़ी हुई है कि वो गया पोता या परपोता है। मैं, मेरे पास सबूत नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लहरू ये कौन सा टाइटल है? और उसके बाद इटली की बात चली है तो जरा एंटोनियो माइनो की बात करो। दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला एक समय पर थी, दुनिया की सबसे धनवान महिला, जिसके काल में उसने अपने पूरे मायके को भारत में बिठाकर बाकायदा उनको राजसी ठाठ बाट दे रखा था। भाई, उसकी बहन यानी राहुल की मौसी, उसकी नानी, ये लोग आधिकारिक कार्यक्रमों में गए हैं, फोटोज हैं। और हमारे रोबोट प्रधानमंत्री मनमोहन जी का तो कहना ही क्या, रेनकोट पहन के नहा रहे थे और भाई साहब पूरा देश बिकता रहा, पूरा देश हिंदू विरोध की आग में चलता रहा है। उस इटली से हमने एक बार बाला को आइकन बनाया, मेलोनी को क्यों नहीं आइकॉन बनाते? अगर विदेशियों में आइकॉन खोजना है तो हम भगिनी निवेदिता को क्यों नहीं बनाते हैं? हम बनाते किसको हैं? एक अल्बानियन को, जिसको हम मदर कहते हैं, मदर टेरेसा।
जो सबसे ज्यादा धर्मांतरण के कार्य में लिप्त रही, जो अपने रोगियों को, मरीजों को दवा नहीं देती थी कि ये क्राइस्ट की सोच में दखल होगा और ये उनको करुणा से वंचित रखेगा। सारा दोष हमारा है सर, हमने झूठे नायक गढ़े हैं, हम झूठे नायकों को पूजते हैं। अगर सही नायकों पर बात होती है, सही बात होती है तो शुक्र है खुदा का। जी हाँ, नहीं खुदा का शुक्र नहीं होगा, क्योंकि खुदा को तकनीकी अनुसंधान से और अन्वेषणों से मतलब नहीं है, उसको माले गनीमत से और काफिरों से और मुशरिकों से मतलब है। तो शुक्र है कि ये तकनीकी क्रांति हुई, एक उंगली पर अब सबका कच्चा चिट्ठा निकल जा रहा है। और इसीलिए ये रवीश टाइप के जो लोग हैं, इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत चिढ़ है। ठीक है, 10% उसमें इधर उधर की बातें होती हैं, लेकिन तुम ताजमहल पर प्रश्न क्यों नहीं करने दो? तुम किसी चीज पर प्रश्न क्यों नहीं करने दोगे? तुम विष्णु पर प्रश्न करोगे, तुम राम पुरुषोत्तम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम पर प्रश्न हो सकता है, गांधी पर आप सवाल नहीं उठा सकते, और तुम्हारे मोहनदास पर हम सवाल नहीं करेंगे, हम लहरू पर सवाल नहीं करें, हम बाबा डॉक्टर पर सवाल नहीं करें। जो आदमी मुसलमान बनते बनते बच गया, बौद्ध बन गया, उसकी इस्लाम के बारे में क्या सोच है पढ़िए, और वो बुद्ध बौद्ध कितना था वो भी जानिए। लोग भाई किसी और चर्चा में गलत है, किसी और चर्चा में इस पर बात करेंगे। कई बार अंबेडकर के कोट्स पढ़ते पढ़ते जो उन्होंने मुसलमान और पाकिस्तान के बारे में लिखा है, ऐसे लगता है किसी आरएसएस संघ प्रमुख ने ये बात लिखी है। कई ऐसे कोट हैं, कई ऐसी बातें हैं, उस पर एक बार विस्तार से बात करेंगे और मैं इकट्ठा कर लूंगा, थोड़ा सा अपनी टीम को कहूंगा कि वो चीजें इकट्ठा करके दें। मैं तो मतलब चमत्कृत रह जाता हूँ कि अरे, कई बार मैंने भी सोचा कि अरे ये किसी संघ प्रमुख का लिखा होगा या कहा होगा, लेकिन फिर मैंने देखा, ऑथेंटिकेट किया तो नहीं साहब, ये तो अम्बेडकर साहब ने कहा। दर्शकों, आज हमने इस आत्मकथा जो जॉर्जिया मेलोनी की है, जिसकी फॉरवर्डिंग प्रधानमंत्री ने लिखा है, जो भारत में आ रही है, भारतीय संस्करण में आ रही है, ये खबर ब्रेक हुई थी सितंबर में। लेकिन आज हम क्यों बात कर रहे हैं? सवाल ये होता है कि जब एक सफल विदेश नीति की बात होती है, तो सफल विदेश नीति का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हमने फलाने के यहाँ ट्रेड डील कर लिया, फलाने के यहाँ ट्रेड डील नहीं किया, फलाने से हम डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं, फलाने को हम हल्दी तेल बेच रहे हैं, सिर्फ इतना नहीं होता। एक होती है क्वालिटेटिव अचीवमेंट और क्वांटिटेटिव अचीवमेंट। ये क्वालिटेटिव अचीवमेंट और ये जब विदेश नीति का हिस्सा बनती हैं, तो वहां से हमारे नेतृत्व के एक नए कौशल का पता लगता है। और विदेश नीति, जैसा कि व्यालोक जी ने तो पूरा गिना दिया, कहां कहां के तमगे और कहां कहां की ये सारी चीजें, और ये अनायास नहीं हासिल होती हैं। हालांकि व्यालोक जी, ट्रम्प चचा को झटका लगा है, वो ट्रम्प नोबल तो कोई और लेके चला गया बहरहाल, तो अब कोई नोबल में पुरस्कार अगर वो न बचा हो, हालांकि ट्रम्प चचा समर्थवान है, कहीं ऐसा तो नहीं है चाइना को 100% इसीलिए पटक दिया। अरे पटकना था तो साहब जो है वो नॉर्वे को पटकते। तो दर्शकों, ये अलग अलग आयाम है। आज की चर्चा आपको थोड़ी सी अटपटी लगी होगी शुरुआत में, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इस तरह के सूक्ष्म चीजों को जब आप पिरोएंगे तो फिर ये पता चलता है कि साहब भारत बदल रहा है और भारत कितना बदला है। गले में गुलाब का फूल ठोंस के और तमाम तस्वीरें उगरी हुई दिखा के सिर्फ ऐसी मूर्तियां नहीं गढ़ी जाती, मूर्तियां भारत को आगे बढ़ाते हुए भी गढ़ी जाती हैं, और वो 2014 से इस देश में हो रहा है। वरना तो वही लोग जो खुद को भारत का खुदा कहते थे, जी हाँ खुदा मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, खुदा कहते थे, सांप और सपेरों का देश बनाकर विदेशियों के सामने प्रदर्शन बनाते थे और हमारी संस्कृति का उपहास उड़ाते थे। व्यालोक जी, मुझे लग रहा है कि ये एक नए एंगल की चर्चा कम से कम भारत की विदेश नीति के संदर्भ में एक किताब के बहाने दर्शकों तक अच्छी तरह गई होगी, ये तो कमेंट बताएगा। तो दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी जरूर बताइएगा। हमेशा हम लोग 4 बड़े 5 घायल करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक नया फ्लेवर आपके बीच में ले आने का प्रयास था। व्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जिस तरीके से आप प्रारब्ध को अपना स्नेह दे रहे हैं, व्यालोक जी का दूसरा ठिकाना और मैं तो कहूंगा पहला ठिकाना, दोनों बराबर के ठिकाने
वो है व्यालोक वाणी। व्यालोक वाणी को आप लगातार स्नेह दे रहे हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि व्यालोक जी के हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्यालोक वाणी का लिंक भी आपको मिला करेगा, ताकि आपको कहीं ज्यादा खोजना न पड़े। वैसे भी आप यूट्यूब पे जाके व्यालोक जी के नाम के सामने जो स्पेलिंग व्यालोक वाणी की लिखी है, अगर इसको टाइप करेंगे तो व्यालोक वाणी जी अवतरित हो जाएंगे, तो उन्हें भी आप मतलब उतना ही स्नेह दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आप तक आए। तो इसी के साथ आज की चर्चा यहाँ समाप्त करेंगे। हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम। जय श्री राम।